ये PHP फॉर्म था हमारे पास, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, जेंडर, DOB, टेक्स्ट एरिया एड्रेस के लिए, यूज़र नेम, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। जो डेट थी, 3 अलग अलग सिलेक्ट लिस्ट हैं उसके अंदर। इन तीनों सिलेक्ट लिस्ट में डेट, इसमें 31 तक नंबर्स आ रहे हैं, इसमें मंथ्स आ रहे हैं, मंथ नेम, एंड इसमें 100 साल आ रहे हैं। ये देखना है कि ये कैसे हुआ, है ना, ये हमने लास्ट टाइम देखा नहीं था। तो म्यूट कर लो एक बार, कौन अनम्यूटेड है। चलिए PHP को थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं। ये वो फॉर्म है। क्या क्या नई चीजें डाली है मैंने इसमें वो बता देता हूँ एक बार। सबसे पहले तो अगर आप देख पाए, ये वैल्यू वाली चीज नहीं है। ये जो वैल्यू वाली चीज थी ये नहीं थी, ऐसे था। हमने क्या किया है, इसमें लिखा वैल्यू। वैल्यू क्या होता है, किसी भी इनपुट में वैल्यू होता है जो उसके अंदर लिखा हुआ होता है इनपुट बॉक्स में, वो होती है उसकी वैल्यू। ठीक है, वैल्यू के अंदर मैंने PHP स्टार्ट करी थी। इसमें क्या लिखा, अगर नहीं है, एम्प्टी, खाली नहीं है, क्या, डॉलर नेम। डॉलर नेम क्या है इस तो आपको पता है और अभी डिस्कस करेंगे। अगर खाली नहीं है डॉलर नेम तो उसे इसमें प्रिंट कर दीजिए, ये लिखा हुआ है इसमें। इफ नॉट एम्प्टी डॉलर नेम इको डॉलर नेम। ये क्यों लिखा है वो भी अभी समझेंगे। सेम हमने ईमेल में किया है, सेम हमने फोन में किया हुआ है। रेडियो बटन्स के लिए जो मेल फीमेल वाला है, इसके लिए हमने क्या किया हुआ है देखिएगा। रेडियो बटन्स और सिलेक्ट चेक बॉक्स वैल्यू ऑलरेडी आप डाल के रखते हैं स्टैटिक। ठीक है, तो इसमें वैल्यू वाला खेल जो ऊपर किया था वो नहीं करना था। इसमें हमने क्या किया हुआ है, इसमें हमने कुछ अलग किया हुआ है। ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये है इसके अंदर। अच्छा ये भी चला गया क्या? ऐसे था ये। इसके अंदर हमने क्या लिखा है, मैंने PHP चालू करी है, इसके अंदर मैंने लिखा अगर डॉलर, इसका नाम दिया था जेंडर, अगर डॉलर जेंडर बराबर है डबल इक्वल्स या ट्रिपल इक्वल्स किसके, अब वैल्यू दोनों में अलग अलग आएंगी। मेल, यहां मैंने लिखा है मेल, ध्यान देने वाली बात है, ये मेल क्या है, इसकी वैल्यू है। ऐसे ही यहां पे मैं लिख रहा हूं फीमेल, वो फीमेल क्या है, इसकी वैल्यू है। तो मैंने कहा अगर डॉलर जेंडर जो PHP से आपके पास आ रहा है वो मेल के बराबर है, तो आप लिखें सिलेक्टेड। सिलेक्टेड का मतलब है ये रेडियो बटन जो है ये चेक हो जाएगा। ये क्यों कर रहा हूं मैं, वो इसलिए, अगर आप जब क्या बोलते हैं फॉर्म सबमिट करते हैं और अगर आपने वैल्यू कुछ गलत लिखी है, यहां तक तो ठीक था, ये गलत है क्योंकि नाम में नंबर्स नहीं हो सकते। कोई बात नहीं, अभी आने दीजिए इसको। अच्छा वैल्यू आई नहीं, वैल्यू कहाँ चली गई, एरर क्या आई, लाइन 11 12 13 14। अच्छा वो @ वाली एरर आ रही होगी, हाँ। वैल्यू यहाँ टिकी हुई आनी चाहिए थी वैसे तो, आई क्यों नहीं। अच्छा सैनिटाइज होके नहीं आई होगी ना। ओ डॉलर नेम यहाँ फॉल्स हो गया। ओके 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 ओके। चलो कोई बात नहीं, इसको अभी देखेंगे थोड़ी देर में। ठीक है। हम्म,
एक और बंदा आने वाला था, वो नहीं आया क्या? नहीं आया, ठीक, कोई बात नहीं। ये जो थे सिलेक्ट लिस्ट, डेट, मंथ और ईयर के लिए, इसमें डेट में 31 ऑप्शंस हैं, यहाँ 12 ऑप्शंस हैं, और यहाँ तो 100 ऑप्शन है। तो ऑब्वियसली हम मैनुअली तो लिखने से रहे, यहाँ लगते हैं लूप्स। लूप्स किस प्रकार से लगते हैं वो देखते हैं। हमने बनाई एक सिलेक्ट लिस्ट, नेम दे दिया डेट, आईडी की जरूरत नहीं है। इसमें एक ऑप्शन ब्लैंक तो मैं खुद ही बना रहा हूं, उसके अंदर मैंने लिख दिया सिलेक्ट डेट। इसको दो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट दिए मैंने, सिलेक्टेड, ये सिलेक्टेड क्या करेगा, ये सिलेक्टेड इसको अपने आप टॉप पे दिखाएगा, एंड डिसेबल्ड, इसकी जरूरत नहीं है, टॉप पे आएगा लेकिन आप इसे चुन नहीं सकते, डिसेबल्ड है। सिलेक्टेड रहेगा, सिलेक्टेड का मतलब होता है बाय डिफॉल्ट टॉप पे आएगा, लेकिन मैं इसे सिलेक्ट नहीं कर सकता, ये डिसेबल्ड है। ऐसे इसमें भी देखेंगे आप, मैं सिलेक्ट मंथ को चूज नहीं कर सकता, मैं क्लिक कर रहा हूँ उस पर, सेम मैं सिलेक्ट ईयर को चूज नहीं कर सकता, वो बस आपको टॉप पे दिखाई देगा। तो सिलेक्टेड टॉप पे लाने के लिए डिसेबल्ड, उसको डिसेबल करने के लिए। इसके बाद हमने PHP चालू करी, फॉर लूप हमने पढ़ा हुआ है, क्योंकि डेट 1 से चालू होती है इसलिए i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन और इक्वल्स टू 31, क्योंकि महीने में 31 दिन हो सकते हैं, i प्लस प्लस। एक अलग PHP ब्लॉक चालू करके वो जो फॉर लूप ऊपर चालू किया है वो बंद कर दिया। कहने का मतलब क्या है, देखिए लूप चालू तो किया ही नहीं लूप चालू हुआ है लाइन नंबर 180 पे, खत्म हो रहा है 182 पे, यानी कि 181 जो है वो इस लूप के अंदर है। 181 में आप जो भी लिखोगे, अगर मैं मान लीजिए एक पैराग्राफ बनाता हूं मेरे नाम के साथ, ये पैराग्राफ उतनी बार प्रिंट होगा जितनी बार ये लूप चलेगा। ये लूप 31 टाइम्स चल रहा है, तो ये P 31 टाइम्स आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे जाएगा। अच्छा, सिलेक्ट के अंदर है, कैसे आएगा? सिलेक्ट के अंदर P तो चलता नहीं है, तो सिंपली हम नाम लिख देते हैं। क्या हुआ, लूप सही लगाया क्या हमने? लेस देन 31, हाँ लूप तो सही लग रही है सर। ऑप्शन लेना पड़ेगा क्या? हाँ, ऑप्शन तो लेना ही है, मैं देख रहा हूँ बाकी कुछ भी तो प्रिंट होना चाहिए, ऑप्शन तो लेना ही है। खैर नो एरर ना, चले खैर कोई नहीं, जो अपने को मुद्दे की चीज लेनी है वो ले लेते हैं। ऑप्शन टैग सिलेक्ट लिस्ट के अंदर ऑप्शन टैग चलता है, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पे मैंने PHP चालू करी, कुछ भी नहीं किया, $i को प्रिंट कर दिया, इको $i। ये देखिए हुआ क्या है, 31 बार ऑप्शन बनकर आ गया है। ये तो हमने जो मैनुअली डाला था, उसके बाद ये हमने मैनुअली नहीं डाले थे, क्योंकि मैनुअली डालते तो बहुत हो जाता। वैल्यू खाली आ रही है, खाली नहीं छोड़ना है आपको। देखिए सिलेक्ट लिस्ट में, रेडियो बटन में, चेक बॉक्सेस में जो वैल्यू होती है वो ही आगे डेटाबेस तक जाती है। मतलब ये हाथी के वो दांत हैं जो दिखाने के होते हैं, और एक्चुअल हाथी के जो खाने के दांत हैं, मतलब जो हमारे मतलब की चीज है, वो ये अंदर वाली चीज होगी जो यहाँ पे आएगी। यहाँ पे कुछ भी नहीं, आपको दोबारा से इसको कॉपी करना है, अंदर ये जो वैल्यू वाला था इसमें पेस्ट कर देना है। ये किया मैंने, पहले ऐसा था, अब ये हो गया है। कहने का मतलब है, अगर मैं यहाँ से 3 सिलेक्ट करता हूं तो ये वाला 3 अंदर नहीं जाएगा, अंदर ये वाला 3 जाएगा डेटाबेस तक। अंदर से मेरा मतलब है डेटाबेस तक। मंथ में जनवरी फरवरी आ रहा था, 1 2 3 4 नहीं आ रहा था। चलिए वो करके देखते हैं क्या हो रहा है। इसको नाम दे दिया मंथ, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं।
एक ऑप्शन हमने खुद से बनाया, HTML5 में डिसेबल्ड, HTML4 तक क्या होता था, डिसेबल्ड इक्वल टू डिसेबल्ड ऐसे लिखते थे। HTML5 में अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही सिलेक्टेड इक्वल टू सिलेक्टेड होता था। अब आप सिर्फ इससे काम चला सकते हो। 4 और 5 में ये एक बेसिक डिफरेंस नया है। पहले सिलेक्टेड इक्वल्स टू सिलेक्टेड, चेक्ड इक्वल टू चेक, डिसेबल्ड इक्वल टू डिसेबल्ड ऐसे लिखना होता था, अब कोई जरूरत नहीं। अच्छा PHP चालू करिए। चूंकि हमें पता है महीने हमारे पास 12 ही होते हैं, और अगर यही चीज मैं यहाँ कॉपी कर देता हूँ तो मजा नहीं आएगा उतना। 1 2 3 4 आ गए हैं, तो हमें चाहिए होते हैं मंथ्स के नेम। तो इसके लिए क्या करें, सबसे पहले आपको मंथ के नेम कहीं ना कहीं स्टोर्ड चाहिए। हमने बनाया एक एरे। एरे क्यों बनाया, ताकि सिंगल वेरिएबल कुड होल्ड मल्टीपल वैल्यूज। एक ही वेरिएबल मंथ से मेरा काम हो जाएगा। एरे बनाना हमें आता है, वो जनवरी फरवरी लिखना ही पड़ता है अनफॉर्चुनेटली। तो एक वेरिएबल लिया हमने जिसमें हमारे पास 12 महीनों के नाम हैं। 1 से 12 तक लूप चलाया मैंने। ये जो हाथी के दिखाने वाले दांत हैं जो आपको बाहर दिखेंगे, यहाँ हमें $i नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए था $months एरे में से इंडेक्स $i की वैल्यू शुरुआत में है 1, मंथ्स का 1, मंथ्स का 2, मंथ्स का 3 ऐसे। यहाँ भी एक प्रॉब्लम है, आई की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू इज 1, PHP इसको पढ़ेगी $months का 1। आपको पता है एरेज जो स्टार्ट होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। $months का 0 है जनवरी, $months का 1 तो हो गया फरवरी। तो क्या होगा, ये फरवरी से स्टार्ट होगा, करके देखते हैं। और लास्ट में ये एरर आएगी फरवरी। अच्छा अभी तो सारे फरवरी चल रहे हैं। $i करना था ना इसको। फरवरी से चल रहा है और लास्ट में आ रही है एक एरर। आपको यहाँ पे 1 से ना चलाते हुए इसको 0 करना है, क्योंकि $months का 0 यानी जनवरी, फिर फरवरी ऐसे करते हुए यहाँ मैंने किया i-1। जनवरी, दिसंबर, अगर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट में देखेंगे जनवरी की वैल्यू 1 जानी चाहिए, क्योंकि हम पहला महीना जनवरी समझते हैं, मतलब जनवरी को पहला महीना बोलते हैं, 0th महीना नहीं बोलते। ऐसे ही दिसंबर को 12वां महीना बोलते हैं। लूप को हमने 1 से 12 तक चलाया। यहां हमने आई प्रिंट कराया, यहां हमने कहा $months का i-1। ईयर में देखिए हमने क्या किया है। चलो दोबारा से करते हैं एक बार। इसमें BR नहीं लगाया क्या? सर ये जो हम लोग अंदर वैल्यूज लिख रहे हैं ना, जैसे वैल्यू के अंदर भी हम लोग वही PHP का कोड लिख रहे हैं, वो क्यों लिख रहे हैं सर? अगर आप वो नहीं लिखोगे, मान लो आपका बर्थ मंथ अप्रैल है, आप यहाँ से तो अप्रैल सिलेक्ट कर लोगे, PHP को पता है क्या मिलेगा, यहाँ आपने जो भी डेट सिलेक्ट करी वो, यहाँ आपने जो भी साल सिलेक्ट किया, इसमें कुछ नहीं मिलेगा। देखिए आपने तो यहाँ से अप्रैल सिलेक्ट किया क्योंकि आपको वो दिखाई दे रहा था। PHP को ये नहीं दिखते किसी भी सिलेक्ट लिस्ट में, किसी भी रेडियो बटन में, किसी भी चेक बॉक्स में। PHP को जो दिखने वाली चीज है ना, ये MALE या ये 6 या ये अप्रैल या 2017, ये नहीं दिखेगा।
PHP को दिखता ही ये अंदर वाला है। जब आप यहाँ से अप्रैल सेलेक्ट करोगे, अगर उसकी वैल्यू में कुछ होगा, चाहे APRIL चाहे 4, तो वो चीज PHP को दिखेगी और फिर उसको वो आगे डेटाबेस में भेजना चाहेगी। इसलिए वैल्यू का होना बहुत जरूरी है, वरना आपका काम ही नहीं होगा। और यहाँ पे 4 ही क्यों लिखा, अप्रैल क्यों नहीं लिखा, मतलब मंथ के नेम क्यों नहीं लिखे? क्योंकि डेटाबेस में अगर आपने MySQL वाले वीडियोस देखे हो तो हमने जो DOB वाला कॉलम बनाया है डेटाबेस में, उसका टाइप है डेट। डेट को जो फॉर्मेट में डेट चाहिए होती है वो होता है YYYY डैश MM, मंथ का नंबर डैश DD, नंबर चाहिए, मंथ का नेम नहीं चाहिए, इसलिए हमने वहाँ पे नेम नहीं लिया, नंबर लिए। वैल्यू इसलिए देनी पड़ती है वरना कुछ जाएगा ही नहीं, आपका सारा कोड बेकार हो जाएगा। ठीक है सर। सिलेक्ट एक ऑप्शन हमने खुद से बनाया, अब यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। आजकल हर बड़ी वेबसाइट में ऐसा ही होता है। अगर आप फेसबुक में देखेंगे तो उसमें भी क्या होता है, फेसबुक का जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है उल्टे साल चलते हैं, माने अभी का जो साल है 2020 वो सबसे ऊपर होगा, 2019 ऐसे करते हुए, और 100 साल लिखता है वो भी। हम भी वही चीज कर रहे हैं, यानी कि करंट जो ईयर है वो सबसे ऊपर और फिर उल्टा लूप चलेगा। तो वैसे तो आप डाल सकते थे $i = 2020, $i इज ग्रेटर देन हो जाएगा यहाँ पे 2020 में से। अगर आप मैनुअली 100 माइनस करेंगे तो 1920 आ जाएगा, और इक्वल्स भी लगा दो और $i माइनस माइनस। सही है, गलत बिल्कुल भी नहीं है। बट प्रॉब्लम ये होगी कि आपको अगले साल यानी 31 दिसंबर 2020 के बाद इन्हें जाके चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि तब ईयर चेंज हो चुका होगा। यहाँ 2021 करना पड़ेगा, यहाँ 1921 करना पड़ेगा, ऐसे हर साल थोड़ी करते रहेंगे। तो इस काम को भी आप डायनेमिक बना सकते हैं। कैसे? PHP में एक फंक्शन है डेट, जो आगे चल के डिटेल में तो हम पढ़ेंगे। वो फंक्शन मैंने यहाँ यूज किया, ये PHP का इनबिल्ट बना बनाया फंक्शन है डेट। उसको जब आप आर्ग्यूमेंट में कैपिटल Y देते हैं तो वो आपको जो भी साल अभी चल रहा है वो लाके दे देता है। ये लाके देगा मुझे 2020, इसमें से अगर 100 माइनस कर दोगे तो 1920 आ जाएगा। कैपिटल Y, इसमें से मैंने माइनस किया 100, चाहो तो इस पूरे को ब्रैकेट में डाल लो एक। इसका फायदा ये है, आपको अब हर साल इन्हें चेंज नहीं करना पड़ेगा। PHP ऑटोमेटिकली जो भी करंट ईयर है वो और उसमें से 100 माइनस करके जो आता है वो आपको लाके दे देगा। इसका रिजल्ट क्या आया? अच्छा, इसमें वो लिखना भूल गए अपन। क्या रिजल्ट तो आ गया 2020 से लेके 1920 तक। फर्स्ट वाले में मैं लिखना भूल गया हूँ शायद। हाँ बिल्कुल, सिलेक्ट ये। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। बढ़िया। फ्लो हमारा किस प्रकार चल रहा था? जैसे ही आप फॉर्म को सबमिट करते हैं, रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करते हैं, हमने टॉप पे कोड लिखा हुआ है कि अगर रजिस्टर का बटन क्लिक होता है। अच्छा, एक सवाल आया था कि ये @ क्या है ना? देखिए, @ क्या है और क्यों है वो बताता हूँ। @ जो देखिए, जो इस सेट जो काम कर रहा था, @ एक्चुअली वही काम करता है, एग्जैक्टली द सेम। कहने का मेरा मतलब यह है, इस लाइन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लाइन नंबर 7 और लाइन नंबर 8 का एक ही मतलब है। @ का काम है इस सेट, अगर ये पर्टिकुलर वेरिएबल, ये पर्टिकुलर बटन मेमोरी में मौजूद है तो ही आगे बढ़िए। तो चाहे इस तरीके से लिखें, चाहे इस तरीके से लिखें। यहां पे मैं इसी तरीके से लिखूंगा, इसको कमेंट करके छोड़ रहा हूं। क्यों लिखा है यह भी बताते हैं थोड़ी देर में।
अगर आप ऊपर देख पाए तो हमने यहाँ पे कुछ वेरिएबल ले रखे हैं। ये वेरिएबल्स क्या हैं? ये वेरिएबल्स जो फॉर्म के अंदर फील्ड्स थे, नेम, ईमेल, फोन, जेंडर, डीओबी, एड्रेस, यूजर नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये रहे। सिमिलरली कुछ और वेरिएबल्स दे रखे हैं मैंने। नेम के आगे नेम ईआरआर, ईमेल के लिए ईमेल ईआरआर, सो ऑन। सी पासवर्ड के लिए सी पासवर्ड ईआरआर। देखिए क्या है, हम आखिर कर रहे हैं फॉर्म वैलिडेशन। अगर मैंने कोई चीज गलत लिखी है, मैंने नेम में कुछ गलत लिख दिया, तो मुझे उसके नीचे प्रिंट कराना था कुछ कि प्लीज एंटर करेक्ट नेम या एंटर्ड नेम इज नॉट वैलिड, जो भी है। तो वो जो स्ट्रिंग था, वो जो एरर मैसेज था, वो हम इन पर्टिकुलर वेरिएबल्स में पहले स्टोर कराएंगे, देन उसे प्रिंट कराएंगे। ये वेरिएबल्स उसके लिए हैं। इसके अलावा एक और वेरिएबल ले रखा है एरर काउंट, जिसे हमने इनिशियलाइज किया हुआ है 0 पे। एरर काउंट 0, इसको मैं एज अ काउंटर इस्तेमाल कर रहा हूं कि अभी मेरे फॉर्म में एरर की काउंट है 0, अभी मेरे फॉर्म में कोई एरर नहीं है, अभी ये मान के चल रहा है। अच्छा, थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि जब मैंने यहाँ नेम में कुछ गलत लिखा था और फॉर्म सबमिट किया था, तो एरर आई थी कि अनडिफाइंड इंडेक्स जेंडर, अनडिफाइंड इंडेक्स ये, अनडिफाइंड ये, अनडिफाइंड ये। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने @ का साइन लगाया। मतलब देखिए, इस चीज को ऐसे भी लिखा सकता था, इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता था, सिमिलरली डेट, मंथ और ईयर को भी, कि अगर $_ जेंडर मौजूद है तो उसको $जेंडर नाम के वेरिएबल जो कि आपने ऊपर बना रखा है में डालें। अब ये इतनी लंबी लाइन लिखने की बजाय मैंने सिर्फ @ से काम चलाया। चले, मैं इसको लिखा हुआ छोड़ रहा हूं। एक सवाल उठता है, तो फिर इनके आगे क्यों नहीं है ना? देखिए, रेडियो बटन्स सिलेक्ट लिस्ट में क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वो वैल्यू क्यों लिखी है। ये जो वैल्यू क्यों लिखी है, जिस रीजन से वैल्यू लिखी गई है, क्योंकि पीएचपी को अगर वैल्यू नहीं मिलेगी तो वो इनको ब्लैंक मानता है, और अगर आप बिना @ के किसी ब्लैंक चीज को किसी भी पीएचपी वेरिएबल में डालना चाहेंगे, किसी ब्लैंक चीज को अगर किसी पीएचपी वेरिएबल में डालेंगे, तो वो एरर देगा कि भाई ये तो मौजूद ही नहीं है, मैं इसको किसी ब्लैंक को कैसे किसी वेरिएबल में स्टोर करा दूं। तो हमने उसका सॉल्यूशन क्या निकाला, हमने कहा अगर इसमें कुछ वैल्यू है तो इसको $जेंडर में डालिए, अदरवाइज कुछ मत कीजिए। लिखना मुझे ये था, इतना बड़ा कोड लिखने के बजाय मैंने सिर्फ उसके आगे क्या लगा दिया, @ इसको ऐसे कर देते हैं कि अगर इनमें कोई वैल्यू है तो अच्छी बात है, तो आप उन्हें इन पर्टिकुलर वेरिएबल्स में स्टोर करते जाइए, अगर नहीं है तो आगे बढ़ जाइए। इस चीज का मतलब ये है। नेम, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस वगैरह पे क्यों नहीं लगाया? देखिए, अगर नेम, ईमेल, फोन नंबर की वैल्यू ब्लैंक होती है तो पीएचपी ऑटोमेटिकली ब्लैंक इनमें स्टोर कर देगी। रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस और सिलेक्ट लिस्ट में ऐसा नहीं होता है, पीएचपी एरर दे देती है। इसीलिए अपने को रेडियो बटन, चेक बॉक्स और सिलेक्ट लिस्ट पे खास ध्यान रखते हुए @ डालना पड़ेगा। इनपुट टाइप टेक्स्ट और इनपुट टाइप टेक्स्ट एरिया पे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। तो खैर, काउंट हमारा फ्लो ऐसा है, जैसे ही हम फॉर्म सबमिट करते हैं, हमने जो भी आपने फॉर्म्स में भरा है उनको पीएचपी के वेरिएबल्स में स्टोर किया, 3, 4, 7 और 4, 11। आगे का फ्लो कुछ ऐसा है, मैंने पूछा अगर नेम खाली नहीं है, सॉरी, इफ नॉट एम्प्टी, इसको बोलते हैं नॉट, अगर नेम एम्प्टी नहीं है तो क्या करें? हमने एक फंक्शन बनाया है सैनिटाइज इनपुट नाम से, $name उसको पास करें। अब सैनिटाइज इनपुट क्या कर रहा है वो देखते हैं। चलिए, इन सबको हम बंद कर देता हूं एक बार।
सैनिटाइज इनपुट, आर्ग्यूमेंट में वो ले रहा है सबसे पहले डॉलर नेम। सैनिटाइज इनपुट क्या कर रहा है, डॉलर नेम को ट्रिम कर रहा है, उसमें अगर कोई एक्स्ट्रा स्लैशेस है वो हटा रहा है, उसमें अगर कोई एक्स्ट्रा सिंगल कोट, डबल कोट, लेस देन, ग्रेटर देन है तो वो हटा रहा है, और उस अच्छे नहलाए धुलाए डॉलर इनपुट को वापस भेज रहा है। हम उसे वापस स्टोर कर रहे हैं सेम नाम के वेरिएबल में। यानी ये क्या था, रॉ डॉलर नेम, और ये है प्रोसेस्ड डॉलर नेम। फिर क्या किया हमने, हमने एक और दूसरा फंक्शन कॉल किया, वैलिडेट इनपुट। ये हमारा बनाया हुआ फंक्शन है दोनों। हमने इस बार वैलिडेट इनपुट को 2 आर्ग्यूमेंट पास किए, डॉलर नेम और एक स्ट्रिंग। अब जिन जिन ने जावास्क्रिप्ट पढ़ी हुई है वो इसे पहचानते होंगे, ये है रेगुलर एक्सप्रेशन। क्या है अभी बताते हैं। तो वैलिडेट इनपुट पे गए हम, 2 आर्ग्यूमेंट लेके, दिस एंड दिस। वैलिडेट इनपुट क्या कह रहा है, डॉलर नेम आया इसमें और वो जो रेगुलर एक्सप्रेशन था वो आया इसके अंदर। यहाँ PHP का एक इनबिल्ट फंक्शन PREG मैच या PHP रेगुलर एक्सप्रेशन मैच हमने कॉल किया। PREG मैच क्या करता है, एक यूजर इनपुट को, एक स्ट्रिंग को किसी रेगुलर एक्सप्रेशन से मैच करता है। अगर कोई चीज किसी पैटर्न से मैच करती है तो अच्छी बात है, तो ये कुछ रिटर्न करता है, नहीं मैच करती है तो फॉल्स रिटर्न करता है। तो हमने यहाँ क्या बोला है कि अगर जो आपका इनपुट है वो पैटर्न से मैच करता है तो ये फंक्शन आपको देता है 0। अगर मैच करता है तो ये फंक्शन आपको रिटर्न करता है 0। अगर कोई एरर आती है तो ये फंक्शन रिटर्न करता है फॉल्स। यहां मैंने कंडीशन क्या लगाई है, अगर मैचिंग के बाद आपके पास निकल के आता है 0 और मैचिंग के बाद आपके पास निकल के आता है फॉल्स, यानी या तो मैच हो जाता है ना। ये गड़बड़ी हो गई है इसमें कुछ, हाँ एक्चुअली प्रैग मैच 0 जब रिटर्न करता है जब मैच नहीं होता है। जब ये इनपुट इस पैटर्न के जैसा नहीं हो तो ये 0 रिटर्न करेगा, और अगर कोई एरर आ रही हो तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इन दोनों केस में हमने कहा है आप वापस भेजें बूलियन फॉल्स। अब किसी को अगर रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं पता है, जैसे अनिरुद्ध को नहीं मालूम होगा, मैं एक बार आइडिया दे देता हूँ क्या है। देखिए रेगुलर एक्सप्रेशन किसी पर्टिकुलर इनपुट को ये बताने के लिए कि ये इनपुट इसके जैसा है कि नहीं है, ये काम करता है। हम ये कह रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप जो देख रहे हो वो है अलाउड अल्फाबेट्स या अलाउड कैरेक्टर्स। स्मॉल A to Z कैरेक्टर्स अगर डॉलर नेम में है तो वो अलाउड हैं। कैपिटल A to Z अगर डॉलर नेम में है तो वो अलाउड हैं। स्पेस, ब्लैंक स्पेस अगर डॉलर नेम में है तो वो अलाउड है। यानी कि 26 ये और एक ये 53 कैरेक्टर्स अलाउड हैं, बाकी कुछ भी अलाउड नहीं है, ये कह रहा है आपको ये। तो हमने कहा अगर डॉलर नेम इस रेजेक्ट से मैच होता है जब तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है या कोई एरर आती है तो आपको डॉलर नेम में मिलेगा फॉल्स। हमने पूछा अगर डॉलर नेम फॉल्स है तो जो ऊपर आपने एक वेरिएबल बना रखा है नेम ERR, उसमें आप स्टोर कराइए एंटर वैलिड नेम, और आपने एक वेरिएबल ले रखा है ऊपर डॉलर एरर काउंट जिसकी वैल्यू है 0, उसको आप प्लस प्लस यानी 1 से बढ़ा दें। ये तो हुई डॉलर नेम की कहानी। अच्छा, ये सारी चीज कब थी, जब डॉलर नेम में कुछ था। अगर डॉलर नेम आपने खाली ही छोड़ के सीधे ही फॉर्म सबमिट किया है तो वो डॉलर नेम खाली नॉट एम्प्टी कंडीशन फॉल्स है तो वो सीधे नीचे आ जाएगा। नेम ARR में क्या डालेगा, एंटर वैलिड नेम, और एरर काउंट को फिर से बढ़ा देगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करेंगे इसकी वैल्यू को उठाया जाएगा जो भी यहाँ लिखा हुआ है। अगर वो वैल्यू ब्लैंक है तो भी एरर आ जाएगी एंटर वैलिड नेम की, ये वाली, और अगर वो वैल्यू कुछ ऐसी है जो इस रिजेक्ट से मैच नहीं करती है तो भी एरर आ जाएगी एंटर वैलिड नेम वाली। दोनों ही केस में हम आगे बढ़ेंगे, ईमेल को चेक करेंगे।
ईमेल में भी अगर जो आपने यहाँ लिखा है वो मैच करता है जब तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो एरर आ जाएगी और एरर काउंट की वैल्यू को 1 से बढ़ा दिया जाएगा। ईमेल चाहे सही है चाहे गलत है, उसके बाद भी हम फोन को चेक करेंगे, फोन में भी एग्जैक्टली यही चीज हो रखी है। फिर हम क्या, अच्छा इन तीनों में हमने क्या किया था, जो लिखा गया है उसे मैच कराया। रेडियो बटन और सिलेक्ट लिस्ट में आप कुछ लिखते नहीं है, आप इनपुट करते हैं, इसलिए इनको रेगुलर एक्सप्रेशन से मैच कराने की जरूरत है ही नहीं। रेगुलर एक्सप्रेशन से मैच होता है जब यूजर इनपुट करता है, कुछ लिखता है कीबोर्ड के द्वारा। रेडियो बटन यानी जेंडर, डेट, मंथ, ईयर और एड्रेस। एड्रेस में भी हम सिर्फ इतना ही चेक कर रहे हैं कि कुछ लिखा हुआ है कि नहीं, और कुछ नहीं आप चेक कर सकते एड्रेस में। इनको हमने क्या कहा, अगर एम्प्टी हैं तो एरर दे दीजिए। इनमें रेगुलर एक्सप्रेशन मैचिंग का कोई केस नहीं बनता है। हाँ जी, सैनिटाइज का क्या यूज है, फिल्टरिंग इवन स्पेशल क्या है, कौन सी लाइन में विकास? नेम के लिए लगाया ना सर ये 53 में, 39 में, ये 26 में सैनिटाइज इनपुट। सैनिटाइज इनपुट एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेस अगर कोई है तो ठीक है, वो हटाएगा। अगर आपने नाम में एक्स्ट्रा कहीं स्लैशेस डाल रखे हैं, ऐसे करके कुछ डाल रखा है, तो इनको हटाएगा। और अगर आपने कोई एसक्यूएल डाल दी, आप मतलब कोई ऐसी चीज डाल दी जो नहीं डालनी चाहिए थी आपको, डिलीट स्टार फ्रॉम इनपुट, ऐसी कोई चीज डाली, तो ये जो सिंगल कोट है इसको, ये जो स्टार है इसको, इनको हटाएगा HTML स्पेशल टैग्स। ब्लैंक स्पेसेस एरर शो नहीं करेगा सर ये? कौन सी एरर? ये हाँ वैलिडेट कर रहे हैं ना अगली लाइन में, सर 40 में, 27 में। हाँ, एरर शो नहीं करेगा क्या इस केस में? अगर आप ये सब नहीं डालोगे तो कोई एरर शो नहीं करेगा और ये चीज भी आगे चली जाएगी डेटाबेस में। हाँ अच्छा, आपका सवाल ये है, हाँ वो एरर शो कर सकता है ये चीज। अगर मैं इसको हटा दूं और सिर्फ ये लगा दूं तो ये एरर शो कर देगा इस केस में। अच्छा देखिए, ये एरर शो नहीं करेगा, लेकिन ये जो मैंने लिखा है, और अगर मैं ये भी हटा दूं ये एरर शो नहीं करेगा। बट ये सही, हाँ ये तो आ गया सर, ये सही इनपुट है ना। इसीलिए देखिए, एक चीज गांठ बांध दीजिएगा, जब भी यूजर से इनपुट लेते हैं किसी भी टेक्स्ट बॉक्स में, कहीं भी किसी भी फील्ड में टेक्स्ट बॉक्स में यूजर से इनपुट लेंगे, बिना सैनिटाइज किए, बिना उसे ट्रिम वगैरह किए आगे नहीं जाने देंगे कभी भी। वैलिडेशन अलग चीज होती है, सैनिटाइजेशन अलग चीज होता है। सैनिटाइजर आजकल भी वैसे भी चल ही रहा है इतना वैलिडेशन तो करना ही है हमें उसे, लेकिन उसका सैनिटाइज होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज गांठ बांध लीजिएगा कि भाई डालनी ही डालनी है। इनके लिए सैनिटाइजेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। सैनिटाइजेशन होता है लिखी हुई वैल्यू का, इनमें कुछ नहीं आप लिख रहे, इनमें सिर्फ आप क्लिक कर रहे हैं। नहीं तो हमें यही चेक करना है कि क्लिक किया है कि नहीं, अगर खाली है तो एरर। फिर आगे यूजर नेम में वही सेम चीज, पासवर्ड में वही सेम चीज। कंफर्म पासवर्ड में हमने क्या किया है, यहां पे थोड़ा सा चेंज है। अगर खाली है जब तो एरर आ जाएगी, अगर कंफर्म पासवर्ड खाली नहीं है, यहां पे मैं कुछ डालता हूं, अगर कंफर्म पासवर्ड खाली नहीं है, अब कंफर्म पासवर्ड का पासवर्ड से मैच होना जरूरी है। मैंने 12345 यहां डाला है, 12345 यहां डाला है। देखिए हमने क्या किया है, strcmp PHP का इनबिल्ट फंक्शन है स्ट्रिंग कंपेयर। स्ट्रिंग कंपेयर का काम है दो स्ट्रिंग्स को सेफली कंपैरिजन करना। इनपुट में लेता है स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2। अगर स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 के बराबर है तो ये आपको रिटर्न करेगा 0, और अगर एनीथिंग एल्स देन 0 है तो मतलब दोनों स्ट्रिंग्स बराबर नहीं है। तो हमने क्या डाला, अगर strcmp से गुजरने के बाद आपको 0 नहीं मिलता है तो कंफर्म पासवर्ड पासवर्ड से मैच नहीं करता।
उस केस में इसमें एरर डाला और एरर काउंट को 1 से बढ़ा लिया। अगर खाली था तो भी एरर आ गया। यानी कि हमने क्या किया है अभी तक, जैसे ही आपने रजिस्टर बटन पे क्लिक किया, नेम को चेक किया, अगर एरर थी तो एक वेरिएबल में वैल्यू डाल के रख ली, ईमेल को चेक किया, फोन को चेक किया, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, यूजर नेम, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड को चेक किया। अगर किसी में कोई एरर है, मान लीजिए नेम में एरर है, बाकी सब तो सही है, तो देखिए क्या आ रहा है, एंटर वैलिड नेम। अब ये कैसे आया वो देखने की चीज है। क्या हुआ था, सब कुछ PHP वेरिएबल्स में स्टोर कराया, नेम खाली नहीं था, लेकिन वैलिडेट इनपुट पे वो फेल हो गया था। वैलिडेट इनपुट पे फेल हुआ तो नेम ERR में हमने एक एंटर वैलिड नेम डाला। यही एंटर वैलिड नेम आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। फिर हमने क्या किया, बाकी सबको चेक किया, बाकी सब भले ही पास हो गए थे, इसको छोड़ दीजिए अभी। हम नीचे आए, फॉर्म हमने भरा और फॉर्म हमने सबमिट किया। यहाँ पे देखिए इनपुट्स के आगे हमने एक स्पैन बना रखा है, हर इनपुट के आगे एक स्पैन है। वो जो नेम ERR था ना, वो हमने यहाँ प्रिंट करा रखा है। अगर फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो ये नेम ERR जो था ये ब्लैंक था, तो ब्लैंक चीज आपको कभी दिखती नहीं है। यहाँ पे एक स्पैन है बट वो ब्लैंक है। चूंकि वो ब्लैंक है इसलिए आपको वो दिखाई नहीं दे रहा है, बट नेम ERR ब्लैंक नहीं था इसलिए वो दिखाई दे गया। कायदे से इसमें यहाँ पे वो गलत वैल्यू आनी चाहिए थी, वो क्यों नहीं आ रही अब देख लेंगे अभी अपन। तो ये हो रहा है, अगर कोई एरर है तो आपका फॉर्म रुक जाएगा और एरर आ जाएगी कि इसे सॉल्व कीजिए। लेकिन अगर कोई एरर नहीं है, अगर कोई एरर नहीं है तो क्या करें। हेलो। हाँ जी। मैं ये पूछ रहा था, पासवर्ड वाले जो फील्ड में अपन वैल्यू देते हैं, हाँ, वो ऑटोमेटिक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाती है? स्ट्रिंग में मतलब अपन ने स्ट्रिंग कंपेयर करवाया वहां से, तो ये जो अपन 1 2 3 4 या कोई डॉलर देते हैं पासवर्ड में, वो भी सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे? हाँ, जैसे जावास्क्रिप्ट में हर चीज एक स्ट्रिंग आती है, PHP में बाय डिफॉल्ट वो शुरुआत में तो हर चीज को स्ट्रिंग मानेगा। अच्छा, इनपुट से जो वैल्यू आती है, इनपुट से जो, हाँ, टेक्स्ट बॉक्स से जो वैल्यू आती है। ठीक। विकास नहीं आएगा, चलिए आ जाएगा। अगर कोई एरर है तो वो एरर मुझे यहाँ दिख जाएगी। नेम में है तो नेम में, ईमेल में है, जेंडर में है, डेट में है, जिसमें भी है। अगर कोई एरर है तो पहले मैं उसे सॉल्व करूंगा,
लेकिन अगर कोई एरर नहीं है तो मुझे इन सारी वैल्यूज को आगे डेटाबेस में पहुंचाना है। उसके लिए क्या करें, यहाँ अब ये वेरिएबल जो था एरर काउंट वो काम आएगा मेरे। जब जब कोई एरर आ रही थी तब तब इसकी वैल्यू को हम 1 से बढ़ाए जा रहे थे। वो क्यों? वो इसलिए ताकि हम पता लगाएं कि क्या डेटाबेस में डालना भी है कि नहीं डालना, क्योंकि अभी इस डेटा को मुझे डेटाबेस में नहीं डालना है क्योंकि ये डेटा गलत है। यहाँ पे जो मैंने नाम लिखा था वो गलत था, तो इस डेटा को डेटाबेस में नहीं डालना। तो आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए था जिससे आपको पता रहे कि डेटाबेस में कब डालना है, कब नहीं डालना है। उसके लिए हमने ये एरर काउंट लिया था। हमने किया क्या है, चले एक काम मैं वापस से करता हूं। अगर जो डॉलर एरर काउंट है अगर वो बराबर है 0 के तो ही लाइन नंबर 111 चलेगी। एरर काउंट जब 0 के बराबर है इसका मतलब आपके किसी भी फील्ड में कोई एरर नहीं आई है, यानी ये वाला कोड कभी रन हुआ ही नहीं। अगर ये वाला कोड कभी रन नहीं होगा तो एरर काउंट हमेशा 0 रहेगा। अगर एरर काउंट 0 है तो अब हमें करना क्या है, डेटाबेस में सबमिट करना। डेटाबेस फिर आई एम प्रीटी श्योर आपने वीडियो देखे होंगे, हमने एक टेबल बनाई थी इन्फो नाम की। अब इस टेबल में मुझे ये फॉर्म का डेटा सबमिट करना है। देखिए पीएचपी के थ्रू जब भी आप डेटाबेस में कुछ भी काम करेंगे, चाहे CRUD ऑपरेशन कोई सा भी, इंसर्ट, रीड, अपडेट, डिलीट करेंगे, सबसे पहले डेटाबेस से कनेक्ट करना जरूरी है। ये कोड हमेशा आएगा डेटाबेस की कनेक्टिविटी वाला। किसी डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए आपको 4 चीजें चाहिए होती हैं। होस्ट नेम, MySQL का जो यूजर है उसका नाम, उस यूजर का कुछ पासवर्ड होगा वो, और आप कौन से डेटाबेस के किस टेबल में डेटा डालना चाहते हैं वो। होस्ट नेम हमारा लोकल होस्ट है। अगर आप दोबारा देखना चाहें तो phpMyAdmin के होम पेज पे अगर जाएं तो वहां आपको दिखाई देता है ये आपका होस्ट नेम है। जो यूजर आपका चल रहा है वो रूट है। ये दोनों चीजें बाय डिफॉल्ट जब आप phpMyAdmin इंस्टॉल करेंगे तो बाय डिफॉल्ट बन के आती है, मैंने उनको चेंज नहीं किया है। लोकल होस्ट मेरा होस्ट नेम है और उस यूजर का नाम है रूट। इस रूट यूजर का कोई पासवर्ड नहीं है। होस्ट नेम इज दिस, यूजर नेम इज दिस, पासवर्ड इज दिस। डेटाबेस अपन ने खुद बनाया था रजिस्ट्रेशन नाम का, तो डेटाबेस का नाम। कुछ नए फंक्शंस आपको यहां दिखेंगे अब। किसी का माइक म्यूट नहीं है, म्यूट कर लीजिए। इस पर टेबल का नाम नहीं देंगे क्या? अभी नहीं आएगा टेबल का नाम, टेबल का नाम बाद में आएगा, अभी डेटाबेस का नाम आएगा। गुड, अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे कौन से डेटाबेस के साथ डील कर रहे हो यहाँ पे वो आएगा। मैंने एक फंक्शन लिखा है MySQLi कनेक्ट, ये PHP का इनबिल्ट फंक्शन है। MySQLi का मतलब है MySQL इम्प्रूव्ड। देखिए ये भी एक फंक्शन होता था MySQL कनेक्ट, है ना। आगे मैं जितने भी फंक्शन लिखने वाला हूँ, अभी थोड़ी देर में आपको एक फंक्शन आएगा MySQL क्वेरी, है ना। जितने भी ये वाले MySQL वाले फंक्शन है वो अब आपको यूज नहीं करने हैं। हम जो यूज करेंगे वो होंगे MySQL I स्टैंड्स फॉर नथिंग बट इम्प्रूव्ड। नया वर्जन है MySQL का, आपको वही यूज करना है। तो हमने एक फंक्शन लगाया MySQLi कनेक्ट। MySQLi कनेक्ट का काम है PHP को MySQL से कनेक्ट करना। 4 आर्ग्यूमेंट लेता है ये। होस्ट कौन है, यूजर कौन है, पासवर्ड क्या है, डेटाबेस कौन सा है। इसी ऑर्डर में, ऑर्डर चेंज मत करना। वो मैंने दिया। जो भी इसका आउटपुट आ रहा है वो मैंने $कनेक्शन नाम के एक वेरिएबल में लिया। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। मान लीजिए आपसे कुछ गड़बड़ हो गई,
आपने होस्ट नेम गलत कर दिया, मान लीजिए आपने डेटाबेस का नाम गलत कर दिया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कुछ भी हो गया, तो उस केस में डॉलर कनेक्शन जो है वो आपको देता है फॉल्स। मतलब अगर MySQL कनेक्ट इन 4 आर्ग्यूमेंट को लेके डेटाबेस से कनेक्ट नहीं कर पाता है तो वो आपको देता है फॉल्स। तो इस वेरिएबल में आपके पास आएगा फॉल्स। अगर कोई कनेक्शन में एरर है तो वो एरर मुझे पता होनी चाहिए। लगा दे आप। हाँ जी, नहीं सर वो अच्छा कोई बात नहीं। अगर कुछ ऐसा है तो मैंने एक फंक्शन इको कराया MySQL कनेक्ट एरर। MySQL कनेक्ट एरर, जो भी लास्ट MySQL कनेक्ट चलता है उसमें जो एरर आती है वो ऑटोमेटिकली अपने अंदर स्टोर करता है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा उस एरर को आप प्रिंट कर दीजिए। मतलब अगर इसमें कोई एरर है तो डॉलर कनेक्शन में होगा फॉल्स। मैंने पूछा अगर डॉलर कनेक्शन में फॉल्स है तो वो एरर प्रिंट कर दो जो भी है। अगर कोई एरर नहीं है बहुत अच्छी बात है, जब तो सब कुछ सही चलेगा। रजिस्ट्रेशन स्पेलिंग गलत है। अगर कोई एरर नहीं है तो ये कभी नहीं चलेगा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसी चीज को शॉर्ट करके भी लिख सकता हूं मैं, गलत नहीं था वो, बट शॉर्ट करके लिख सकते हैं क्योंकि आगे वही इस्तेमाल करने वाले हैं हम, इसलिए देख लीजिए। और ये वही एंड और वाला और है PHP में, ये भी चलता है, ये भी चलता है। एक नया फंक्शन आपको दिखा, डाई, वही मर जाओ। डाई का वही मतलब होता है। डाई और एग्जिट दो फंक्शन है PHP में जो एक ही काम करते हैं। डाई और एग्जिट का काम है PHP एग्जीक्यूशन को वहीं खत्म कर देने का, रोक देने का, आगे नहीं बढ़ने देने का। इसको भी मैंने वही MySQL कनेक्ट एरर चाहे तो पास कर दिया। और का क्या मतलब है, देखिए, या तो ये चीज चलेगी, अगर ये चीज नहीं चलती है किसी कारणवश, होस्ट नेम, यूजर, पास या डीबी में से कुछ में कुछ गड़बड़ होती है तो चलेगा ये, PHP का एग्जीक्यूशन रुक जाएगा और इससे जो भी निकल के आ रहा था, जो भी एरर थी, वो प्रिंट हो जाएगी। मतलब आपके पेज पे ब्लैंक हो जाएगा पेज और जो भी एरर है वो आपको प्रिंट हो जाएगी। या तो ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, गलत कुछ भी नहीं है। आपने अब PHP को बता दिया डेटाबेस कौन सा है। हालांकि जैसे अभी सवाल उठा था, डेटा तो टेबल में स्टोर होएगा, डेटाबेस के अंदर कौन सी टेबल में डेटा डालना है वो अब बताएंगे। अब एक वेरिएबल ले लीजिए, नाम कुछ भी हो सकता है। इंसर्ट की क्वेरी जो हम MySQL में भी पढ़ के आए हैं, हमारी टेबल का नाम है इन्फो। यहाँ आएगा टेबल का नाम। इन चीजों को चेंज मत कीजिएगा। यहाँ डेटाबेस आता है, यहाँ टेबल आती है। इस प्रकार से मुझे कुछ लिखना है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। सेट वाला तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं हम, वैल्यूज वाला नहीं। टेबल का जो कॉलम है नेम, उसके अंदर यूजर के द्वारा दी हुई वैल्यू सिंगल कोट्स में आएगी। ध्यान रखिएगा MySQL में हमेशा यूजर स्पेसिफाइड वैल्यू सिंगल कोट्स में आती है। तो इंसर्ट इनटू इन्फो सेट नेम इज इक्वल टू, अच्छा यहां तो मैंने खुद से लिख दिया डॉलर रोहित जैन। यहाँ पे मुझे क्या लिखना है भाई, जो आपके पास नेम में आ रहा है वो लिखना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया डॉलर नेम। ठीक है, बात अभी खत्म नहीं हुई है। आपको अब आगे नेम के बाद कॉमा, ईमेल में भी तो कुछ देना है, आगे बढ़ता जाएगी ये कहानी। कॉमा, ईमेल इज इक्वल टू डॉलर ईमेल। ऐसे आगे कहानी बढ़ती जाएगी। नेम, ईमेल, फोन, जेंडर, DOB, एड्रेस, यूजर नेम, पासवर्ड। कंफर्म पासवर्ड कभी भी डेटाबेस में नहीं जाता है क्योंकि वो पासवर्ड के सेम होता है। कंफर्म पासवर्ड सिर्फ यूजर से लेने के लिए होता है।
अच्छा एक चीज देखिएगा, DOB यहाँ पे एक सिंगल फील्ड है, लेकिन हमारे पास डेट के लिए 3 अलग अलग फील्ड है। कहने का मतलब यह है इन तीनों फील्ड्स को कंबाइन करके आपको इस सिंगल फील्ड में डालना है, क्योंकि डेटाबेस में DOB जो है हमारे पास वो सिंगल है। यहाँ पे मेरे पास 3 चीजें आ रही थी। 3 चीजें क्या थी? डेट, मंथ एंड ईयर। एक वेरिएबल लिया मैंने $DOB, उसमें क्या किया? $year। ध्यान से देखिएगा मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, कॉन्कैटिनेशन किया मैंने $month का, कॉन्कैटिनेशन किया मैंने डेट का। उल्टा लिखा है मैंने YMD, क्योंकि MySQL में जो हमने टाइप लिया है डेट, उसको YMD इसी फॉर्मेट में चाहिए होता है $DOB। एड्रेस एंड यूजर नेम, पासवर्ड। एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर क्वेरी लिखी। अभी तक MySQL को ये क्वेरी आपने पहुंचाई नहीं है, MySQL अभी तक कुछ करेगा ही नहीं। ये जो क्वेरी लाइन नंबर 128 से 136 तक आपने लिखी है, इसको MySQL को देने के लिए हम एक फंक्शन चलाते हैं MySQLi क्वेरी। MySQLi क्वेरी का काम है किसी भी क्वेरी को फायर करना या एग्जीक्यूट करना या रन करना। दो आर्ग्यूमेंट लेता है ये। तो पहला आर्ग्यूमेंट है वो क्या है? वो है ये कनेक्शन वेरिएबल, इसलिए इस वेरिएबल को बनाना बहुत जरूरी है। दूसरा आर्ग्यूमेंट है जो क्वेरी आपको रन करनी है, तो इसको भी एक वेरिएबल में स्टोर करा लो, आगे काम आएगा ये। बस हो गया। क्या प्रोसेस चल रहा था? पूरा फॉर्म भरेंगे, सबमिट करेंगे, एक एक करके सारी वैल्यूज चेक होंगी। अगर कोई एरर है तो एरर प्रिंट हो जाएगी और वहीं रुक जाएंगे। अगर कोई एरर नहीं है तो हम डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, डेट को एक सिंगल वेरिएबल में डालेंगे और क्वेरी को रन करेंगे, यानी डेटा को डेटाबेस में डालेंगे। तो मैं सारा एक बार सही डेटा भर रहा हूं। ये अपन ने कनेक्शन क्वेरी लिखी है ना? हाँ जी। ये इसका सीक्वेंस ध्यान रखना जरूरी है कहीं पे भी इसे अपन? नहीं। कौन सी, ये वाली कह रहे हो कि ये वाली कह रहे हो? हाँ ये डेटाबेस कनेक्शन वाली कंप्लीट। हाँ, इनमें ऑर्डर एग्जैक्टली यही रहेगा, उल्टा सीधा नहीं कर नहीं, जैसे ये मैं ये बोल रहा हूँ कि अपने PHP का कोड लिखा है अपन, तो मतलब इसका सीक्वेंस अपन को उस सबसे लास्ट में ही लिखना जरूरी है, कहीं पे भी लिख सकते हैं पेज में? नहीं, डेटाबेस कनेक्शन तो कहीं से भी कहीं भी लिख सकते हो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बट ये जो ऑर्डर है MySQL कनेक्ट के अंदर का, ये मेंटेन करना जरूरी है। होगा ये, मैं फॉर्म सबमिट करूंगा, ये चीज ट्रू होगी। देखिए सेट रजिस्टर वाली वेरिएबल्स बनेंगे, एक एक करके सबकी चेकिंग होगी। किसी में कोई एरर नहीं मिलेगी तो एरर काउंट 0 का 0 ही रहेगा। एरर काउंट 0 रहेगा तो हम नीचे आएंगे, यहाँ डेटाबेस कनेक्टिविटी होगी। आप चाहे तो ये कनेक्टिविटी पहले भी करा सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेटाबेस से कनेक्ट किया जाएगा, DOB में इन तीनों वेरिएबल्स को मिला के एक सिंगल वैल्यू आएगी। ये क्वेरी फॉर्म होगी और फिर एग्जीक्यूट यानी रन होगी, यानी डेटाबेस में डेटा चला जाएगा। लेट्स सी। अभी तक कुछ प्रिंटिंग नहीं कराई है मैंने, रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन। हाँ जी सर, अगर जैसे एक वो कोई भी एरर है, हाँ, और ये ना क्वेरी मतलब ये रजिस्टर नहीं कर सकते, तो सर इसमें आपने दिया है कि कंडीशन की अगर वो अगर एरर आ रहा है तो रजिस्टर नहीं कर सकते? अगर एरर आ रहा है तो वो जिसमें भी एरर है, मान लो एड्रेस में एरर है ना, तो वो क्या करेगा, ये एरर काउंट प्लस प्लस करेगा वो साथ में। एरर काउंट प्लस प्लस होते ही वो 0 नहीं रहा। हमने यहाँ पे ये कंडीशन लगाई है ना कि अगर एरर काउंट 0 है सिर्फ तभी डेटाबेस में सारा काम होगा। अगर एरर काउंट 0 नहीं है, माने कहीं ना कहीं कोई ना कोई एरर है, उस केस में अगर एरर आता है ना
तो ये 110 के आगे वाला जो कोड है ना, 110 से 145 तक का, ये रन ही नहीं होगा, तो MySQL में जाओगे ही नहीं आप। मैंने इसको अब कोलैप्स कर दिया। आपको कहीं MySQL का कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। अगर एरर आती है तो PHP को कोड ऐसे दिखाई देगा, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, वो उसके अंदर आगे जाएगा ही नहीं। मान लो कंफर्म पासवर्ड की एरर थी, कंफर्म पासवर्ड से मैच नहीं किया था, तो वो क्या करेगा, एक तो इस वेरिएबल में ये वैल्यू डालेगा और इसको प्लस प्लस करेगा, एरर काउंट प्लस प्लस। यहाँ आके जब मैं चेक करूंगा ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई, एरर काउंट तो 1 है, फॉल्स हो गई, तो वो इसके अंदर जाएगा ही नहीं। या किसी में भी एरर है, किसी में भी एरर है तो वो एरर काउंट प्लस प्लस होगा। चूंकि एरर काउंट प्लस प्लस होगा, उसके बाद मैंने MySQL का काम करने से पहले ये कंडीशन दे रखी है ना, तो इसलिए वो फॉल्स हो जाएगा, एरर काउंट तो 0 रहेगा ही नहीं। चूंकि अभी इस फॉर्म में कोई तो मैं एक्चुअली ऐसे पूछ रहा हूँ। बोलो। हाँ सर, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि जैसे अपन लोग कोई भी जैसे फॉर्म सबमिट करते हैं, तो उसमें जैसे अगर मैंने कोई भी गलत वो भर दी वैल्यू, तो वो सर अपने आप ही सबमिट का बटन जो है वो सर हाईलाइट नहीं होता, उसको सेलेक्ट ही नहीं कर सकते। जावास्क्रिप्ट से होता है वो। अगर आप जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे तो उसमें बताऊंगा मैं, वो PHP से नहीं होता, वो काम जावास्क्रिप्ट से होते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। बटन सबमिट बटन हाईलाइट नहीं करना। जैसे ही मैं इसमें कुछ गलत लिखूंगा, जैसे ही मैं नीचे जाता हूँ तो ये एरर आ जाती है, वो सारे काम जावास्क्रिप्ट से होते हैं। जब हम जावास्क्रिप्ट वाला कोर्स पढ़ते हैं उसमें बताते हैं वो यहाँ नहीं आएगा। तो अब मैं इस फॉर्म को सबमिट कर रहा हूँ, अभी कोई सक्सेस का मैसेज तो नहीं आएगा, यहाँ पे फॉर्म खाली हो गया है, कोई मैसेज नहीं आया कि हमने प्रिंट नहीं। हाँ जी, यहाँ भी अगर इफ लूप की जगह नेस्टेड इफ लगाते तो वो वाला काम होता नहीं होता कि अगर पहले वाला सही है तभी तो अंदर आते हैं अपन। हाँ कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके, देखिए यहाँ पे कोई एरर मैसेज नहीं आया, लेकिन अगर आप डेटाबेस में जाएं, ब्राउज पे क्लिक करें, तो ये देखिए आ गया है वो पूरा का पूरा डेटा। नेम आईडी अपने आप आई है, ऑटो इंक्रीमेंट, नेम, ईमेल, फोन, जेंडर, DOB उल्टी आई है 2019, मार्च 3rd, एड्रेस, यूजर नेम एंड पासवर्ड। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे सक्सेस का मैसेज आए, जो कि कायदे से तो आना ही चाहिए, तो उसके लिए क्या करें, एक वेरिएबल लिया मैंने, नाम कुछ भी दे दीजिए, एक वेरिएबल लिया मैंने इंसर्ट आईडी नाम से। PHP का एक इनबिल्ट फंक्शन MySQL इंसर्ट आईडी कॉल किया। जब भी डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड इंसर्ट होता है तो एक नई आईडी जनरेट होती है, क्योंकि हमने आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट दे रखा है। MySQL इंसर्ट आईडी एक बूलियन फंक्शन है, माने ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। अगर डेटाबेस में आर्ग्यूमेंट में लेता है ये कनेक्शन वेरिएबल, वो इसको बताता है कौन से डेटाबेस से काम हो रहा है। अगर उस डेटाबेस में कोई नई आईडी जनरेट होती है जो कि इंसर्ट पे ही होती है सिर्फ, तो ये फंक्शन आपको ट्रू देता है। मतलब अगर इससे ट्रू निकल के इसमें आ रहा है, मैंने क्या पूछा, अगर वेरिएबल सेट है, इसमें वैल्यू है, तो प्रिंट कराइए इको रिकॉर्ड इंसर्टेड। MySQL इंसर्ट आईडी ये पता लगाने के लिए होता है कि वाकई इंसर्ट डेटाबेस में कुछ हुआ है कि नहीं हुआ। अगर हुआ है तो आप देखेंगे वहां पे लिखा हुआ आएगा। रिकॉर्ड इंसर्टेड, इसको अभी फैंसी तरीके से प्रिंट नहीं कराया मैंने, सिर्फ रिकॉर्ड इंसर्टेड यहाँ लिख दिया है। डेटाबेस में अगर आप जाएंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे, तो ये सेकंड रिकॉर्ड आ गया है। कल इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें अभी तक मेरे को हेलो, बोलिए बोलिए। मेरे को ये पूछना था, जैसे अपने ये मंथ वाला जो लिया है ना अपने कॉलम, इसमें हमने सारी डेट 1 से 31 तक दे दी, लेकिन फेब हुआ, मार्च हुआ, ये अलग अलग डे इनमें वो होते हैं डे ऑफ, तो उसको कैसे करेंगे? इफ एल्स लूप लगा के
जैसे हर मंथ के लिए लगाना पड़ेगा? हाँ, आपको हर मंथ के लिए लगाना पड़ेगा। अगर आप जावास्क्रिप्ट से कर रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट का कैलेंडर आता है, या तो वो उठा लें। अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो आपको इफ एल्स लगा के हर मंथ से करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। फरवरी के लिए हमेशा स्पेशल केस होता है कि फरवरी में तो 28 से आगे जाना ही नहीं चाहिए, और अगर लीप ईयर है तो 29 के आगे जाना नहीं चाहिए। वो आपको इफ एल्स लगा के करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है उसके लिए। कल हम क्या देखने वाले हैं कि क्या होगा अगर इन फॉर्म में चेक बॉक्सेस आएंगे। कल मैं एक हॉबी का चेक बॉक्स डालूंगा इसके अंदर। क्या होगा जब हम फाइल अपलोड करेंगे, आप प्रोफाइल फोटो अगर अपने अपलोड करना चाहते हैं इसी फॉर्म के थ्रू, वो कैसे अपलोड होती है। उसके अलावा हम देखेंगे लॉगिन फॉर्म, लॉगिन और लॉग आउट कैसे होता है। कल ये लॉगिन लॉग आउट, जिसमें कि आपको सेशन मिलेगा, सेशन क्या होता है वो समझने मिलेगा, सेशन कैसे काम करता है। किसी भी फॉर्म में जब चेक बॉक्सेस आते हैं वो कैसे, उनके साथ कैसे डील करते हैं। फाइल अपलोड, जब कोई भी फाइल अपलोड करनी, मान लीजिए अपना रेज्यूमे अपलोड करना है, आपको प्रोफाइल फोटो चेंज करनी है, कहीं भी कोई फाइल अपलोड करनी है तो वो कैसे होती है। आज की क्लास में कोई क्वेश्चन? ये जो आपने फॉर्म भेजा था ना,